हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टू नो एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। बायोलॉजी के सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी में डिजीज़ चैप्टर, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और डिजीज़ में हम वो सारे फैक्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सारे एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम हो या और भी जितने जो भी एग्ज़ाम होते हैं अपने इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आपको बायोलॉजी सेक्शन में डिजीज़ का क्लास दिया जाएगा और उसमें सारे चीज़ को कवर किया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें और आपको अच्छा लगे सेशन तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इससे पहले 2 सेशन लिया जा चुका है बायोलॉजी में, जिसमें आपको सेल्स के बारे में बताया गया है और ब्लड, सेल्स और ब्लड 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड है, सेल्स एंड ब्लड का। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आज आपको डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उसमें चैनल में बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट भी मिलेंगे। अगर ईपीएफओ के आप स्टूडेंट हैं तो आपको अकाउंट्स का प्लेलिस्ट में आपको अकाउंट्स का लेक्चर मिल जाएगा। और भी सारा सोशल सिक्योरिटी का कुछ स्कीम्स वगैरह अपलोड किया गया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं। तो डिजीज़ के सेशन, ये जो सेशन है आपका डिजीज़ का, ये इसमें थोड़ा सा सेशन लंबा होगा। तो आप लोग सेशन के साथ कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेंगे, आपको सारा कॉन्सेप्ट डिजीज़ का क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी हद तक आपको डिजीज़ का सारा फंक्शंस जो होता है और डिजीज़ कौन कौन से होते हैं और रीज़न क्या होने का, वो आपको सारा मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सुनना है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजीज़ चैप्टर को, और आपको अच्छे से ये समझना है रिलैक्स होकर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है डिजीज़। डिजीज़ इसमें अगर रूट वर्ड इसका देखा जाए डिस और इज़, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रिलैक्स फील नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज़। नॉट फील रिलैक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिजीज़। तो आपको अगर रिलैक्स फील नहीं हो रहा है तो आपको इसका मतलब क्या है कि आपको डिजीज़ हो गया है। अब इसमें डिजीज़ भी कई तरह के होते हैं, जो कि आपके स्लाइड में नीचे देखिए इन्फॉर्मेशन सारा डिजीज़ का दिया हुआ है कि डिजीज़ इसमें कितने तरह के होते हैं। तो आपको ये सारे डिजीज़ का टाइप इसमें बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें सारा आपको एक एक करके इन्फेक्शियस डिजीज़ में कितने टाइप का होता है, नॉन इन्फेक्शियस में कितने टाइप का होता है, जेनेटिक डिजीज़ में क्या होता है, सेक्सुअल लिंक डिजीज़ कितने कितने तरह का होता है या क्या क्या होता है, ऑर्फेन डिजीज़ क्या क्या होता है। तो ये सारा डिजीज़, अगर ये सारा डिजीज़ आप अगर टाइप पढ़ लिए तो आपको डिजीज़ में टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसमें से ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ में आपको क्वेश्चंस आते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस और जेनेटिक ये 3 जो सेक्शन है इसमें ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग वैसे सारा पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए डिजीज़ आपके 5 पार्ट में डिवाइड है, जो कि आपका इन्फेक्शियस होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संक्रामक रोग। और दूसरा होता है आपका नॉन इन्फेक्शियस, जिसको हम लोग कहते हैं असंक्रमण रोग। तीसरा होता है आपका जेनेटिक, जिसको कहते हैं अनुवांशिक रोग, ठीक है। और चौथा आपका होता है सेक्स लिंक्ड डिजीज़, इसका मतलब लिंग संलग्न रोग हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। ऑर्फेन डिजीज़ को हम लोग कहते हैं अनाय रोग, ठीक है। तो इसको ये सारा डिजीज़ का टाइप था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ को पढ़ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्लाइड में हम लोग आ चुके हैं, ये है आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ का स्लाइड, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारे चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इन्फेक्शियस डिजीज़, उसके बाद जो उसके अंदर जो टाइप है ये सारा, तो वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इन्फेक्शियस डिजीज़ होता क्या है। तो जैसे देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी अगर नाम देखा जाए अगर, तो ऑलरेडी इसको हम लोग क्या जानते हैं, इन्फेक्शियस। इसका मतलब क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा, ठीक है, या कंटिन्जीनियस डिजीज़ होगा, मतलब कम्युनिकेबल या कनेक्ट होता है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस टाइप के डिजीज़ को हम लोग, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। और जो कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये क्या होता है, कम्युनिकेबल है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये वह सारी बीमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। जो वह सारी बीमारी जो सूक्ष्म जीव के कारण होती है, उसको हम लोग सारे को इन्फेक्शियस डिजीज़ के कैटेगरी में रखते हैं। आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन। इसका मतलब पैथोजन PATHOGEN, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजन। यानी कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो,
उससे हम लोग पैथोजन, रोगजनक कहते हैं। इसका हिंदी होता है रोगजनक, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है और इसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। तो हमारा जो ये पैथोजन है, ये कितने टाइप का पैथोजन है वो भी तो जानना है। तो पैथोजन जो है ना, मुख्यतः मेनली आपका 4 टाइप का होता है, जो कि यहाँ पे है आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। ये आपका जो सारा क्या है, पैथोजन है, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, सूक्ष्म जीव, जो कि इसी के वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को और प्रोटोजोआ को। तो एक एक करके इस सारे को जब जान लेंगे तो आपको इजी होगा समझने में। तो यहाँ पे देखिए कुछ हम डिजीज़ का नाम लिखे हैं। अगर वायरस का बात किया जाए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विषाणु, तो ये सबसे अधिक संक्रामक, सबसे अधिक इन्फेक्शियस पैथोजन है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक इन्फेक्शियस पैथोजन, तो ये आपका प्लस कर दीजिए, सबसे ज़्यादा अधिक इन्फेक्शियस पैथोजन है। और ये सजीव और निर्जीव के बीच का एक क्या है, लॉक है, कड़ी है। सजीव और निर्जीव मतलब लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या है, ये एक लॉक है, कड़ी है, वायरस, ठीक है। अगर बाहर है बॉडी के तो नॉन लिविंग है, अंदर गया तो लिविंग थिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी वायरस एज ए वर्क नॉन लिविंग, इनसाइड ऑफ बॉडी लिविंग थिंग, ठीक है। और वायरस को जीवित रहने के लिए हमेशा उसे एक बॉडी की आवश्यकता होती है, इसलिए वायरस को पूर्ण परजीवी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट पैरासाइट, पूर्ण परजीवी। परजीवी मतलब पैरासाइट, ठीक है। अगर पूछे परजीवी क्या होता है, तो ये आपका होता है पैरासाइट, ठीक है, परजीवी। तो इसको जिंदा रहने के लिए एक कंप्लीट बॉडी का ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण परजीवी, कंप्लीट पैरासाइट भी कहा जाता है। तो ये अभी हम वायरस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो अभी वायरस का हम बात कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए वायरस में कितने तरह का डिजीज़ होता है, जो आपके सामने है। यहाँ पे देखिए आपको है एड्स है, डेंगू है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, निपा है, स्वाइन फ्लू, ये सब सारा क्या है, वायरस से होने वाला डिजीज़ है। तो इससे पहले हम लोग जब डिजीज़ पे सारा डिस्कस करें, इससे पहले हम एक टर्म आता है आपका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, बैक्टीरियोफेज। तो देखिए ऐसे विषाणु जो केवल जीवाणु को संक्रमित करे उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, ठीक है। ऐसे वायरस जो केवल जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, वो संक्रमित करे, इन्फेक्शियस करे, तो उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि गंगा जल को कितनी भी साल रख ले वो सड़ता नहीं है। इसका रीज़न क्या है, जबकि नॉर्मल पानी 4 से 5 दिन में सड़ने लगता है, क्योंकि नॉर्मल पानी में जो भी बैक्टीरिया होता है ना, वो पानी के ऑक्सीजन का यूज़ कर लेता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और पानी सड़ने लगता है। बट गंगा जल में ऐसा माना जाता है कि उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। गंगा जल में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज आपको समझ में आ गया कि जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर दे, जीवाणु को संक्रमित कर दे, तो उसको कहते हैं लोग बैक्टीरियोफेज। तो गंगा जल के पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन बरकरार रहता है और पानी नहीं सड़ता है। तो रीज़न आपको समझ में आ गया कि पानी क्यों नहीं सड़ता है, गंगा जल का पानी, ठीक है। तो ये है आपका बैक्टीरियोफेज, आपको बता दिया गया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शियस कर देता है। और पैरासाइट्स भी आपको बता दिया गया, इसके लिए एक बॉडी चाहिए, परजीवी जिसको कहते हैं। और वायरस से इतने टाइप का डिजीज़ होता है, एड्स, डेंगू, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, निपा, स्वाइन फ्लू और भी होता है। बट ये सारे डिजीज़ का हम लोग सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर बात किया जाए बैक्टीरियोफेज के अलावा एक और टर्म आता है आपका होमोफेज, ठीक है, होमोफेज। तो इसमें देखिए होमोफेज में क्या होता है कि ऐसे विषाणु जो केवल मानव को संक्रमित करे, कहने का मतलब कि ऐसा वायरस जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करे, तो ऐसे वायरस को हम लोग क्या कहते हैं, होमोफेज, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो भी अभी पढ़ेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वायरस के एक एक डिजीज़ को पढ़ना। तो सबसे पहले देखिए होमोफेज का बता दिया गया, बैक्टीरियोफेज, पैरासाइट्स क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज में कितने कैटेगरी होते हैं, सारा चीज़ क्लियर है।
ठीक है, समय लगेगा, थोड़ा सा बने रहें, आपको डिजीज़ को दोबारा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए पहला है डिजीज़ एड्स, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं एड्स को। तो एड्स में देखिए क्या होता है कि एड्स का सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और इसका वायरस अगर पूछा जाए कि ये किस वायरस से होता है, तो HIV एक वायरस होता है, ठीक है, HIV। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और ये क्या करता है, ये वायरस है जिससे एड्स होता है, और ये जिस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है उस ऑर्गन का क्या नाम है, उस ऑर्गन का नाम है WBC के T लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, जो कि इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो क्या होता है, अपने अंदर का इम्यूनिटी ख़त्म करने लगता है ह्यूमन। इसका मतलब क्या है, WBC ब्लड वाले चैप्टर में आप पढ़िएगा कि WBC में क्या होता है, T लिम्फोसाइट उसका एक पार्ट होता है जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करना मतलब ये इन्फेक्टेड हो जाता है तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि ऑर्गन आपका WBC इन्फेक्टेड हो जाता है HIV वायरस के वजह से, जिसको हम लोग डिजीज़ का नाम देते हैं एड्स, ठीक है। अब इसमें देखिए एड्स क्या है, आपका एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सेक्सुअली फैलता है, एड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि एड्स आपको ऐसे ही हो जाएगा, अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो भी पढ़ेंगे हम लोग, ये भी एक टाइप का डिजीज़ है, बट ये वायरस के वजह से होता है, इसलिए वायरस में भी पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी थोड़ा बहुत इसको देखेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो सेक्सुअली फैलता है, इसको हम लोग कहते हैं एड्स। और एड्स क्या है, ये रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस पिछले वाले सेशन में जब हम सेल पढ़े थे तो उसमें रेट्रोवायरस का भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो रेट्रोवायरस क्या, एड्स क्या है आपका, रेट्रोवायरस है। और HIV का पता करने के लिए एक टेस्ट भी किया जाता है कि इसको HIV है कि नहीं, तो इसका टेस्ट का क्या नाम है, एलिसा, ठीक है, ELISA, एलिसा एक टेस्ट करवाया जाता है जिसमें पता चलता है कि आपको HIV है कि नहीं। अब इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं, इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोवेंट एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोवेंट एसे, ऐसे ये SSAY, ठीक है, ऐसे ए वाला ऐसे, ई वाला ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये है आपका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड एमिनो सोवेंट एसे। तो ये आपको एड्स के बारे में बता दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, या अभी है जगह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा डिजीज़ जो कि है आपका डेंगू। अब डेंगू के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। अब इसमें देखिए ये क्या है, डेंगू जब होता है तो ये आपका वायरस से होता है डेंगू, और ये जो वायरस है ये इन्फेक्टेड, अगर पूछा जाए किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, तो ये आपका इन्फेक्ट करता है प्लेटलेट को। प्लेटलेट क्या होता है, प्लेटलेट्स ब्लड वाला चैप्टर आप सुनिए, देखिए लेक्चर है प्लेलिस्ट में, तो उसमें वो प्लेटलेट को इन्फेक्ट करता है। और ये वायरस क्या करता है, दो प्लेटलेट को जोड़कर एक बना देता है। अगर हमारे बॉडी में जितना प्लेटलेट्स है, अगर मान लीजिए 200 है प्लेटलेट्स, तो उसको जोड़ के क्या करेगा, वो 100 बना देगा। तो जब 100 बना देगा तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर घट जाएगा। तो जब हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का नंबर घट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ब्लड बहुत पतला हो जाता है। जब प्लेटलेट्स घट जाएगा तो ब्लड का जो वो फ्लूइडिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो घट जाएगा। तो जब ब्लड आपका पतला हो जाएगा तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, जब ब्लड आपको पतला हो जाएगा तो ये यहाँ पे आपका जो डेंगू हो जाएगा, आपको ये डिजीज़ का नाम हो जाएगा डेंगू। और इसमें क्या होता है, ये जो डेंगू है ज़्यादातर आपको मच्छर काटने से फैलता है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको हाइड्रोफोबिया भी हो सकता है, ठीक है। और आपको जो ये रेवीज़ है, जो रेवीज़ बीमारी होता है, हाइड्रोफोबिया, जब कुत्ता वगैरह काटता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, तो रेवीज़ होता है। तो इसमें भी क्या होता है, प्लेटलेट्स इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स इन्फेक्टेड हो गया या ब्रेन इन्फेक्टेड हो गया, तो इस सब की वजह से हाइड्रोफोबिया होता है और रेवीज़ के कारण होता है। इसका नाम है डिजीज़ का रेवीज़। तो ये आपको डेंगू एक आपका होता है एडेस मच्छर के द्वारा काटने से फैलता है, एडेस मॉस्क्यूटो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइगर मॉस्क्यूटो भी कहते हैं, टाइगर मॉस्क्यूटो, ठीक है। अब यहाँ पे चिकनगुनिया और जायका भी रोग जो है ना, इसी एडेस से होता है, AEDES,
ठीक है। तो ये है आपका एडेस। तो एडेस मच्छर के द्वारा फैलता है आपका चिकनगुनिया भी, ठीक है, और आपका जायका जो है, तो ये भी आपका एडेस जो है मच्छर, जिसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, इसके द्वारा फैलता है। और जायका रोग जायका वायरस के द्वारा फैलता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को मुख्यतः इफेक्ट करता है, ठीक है। जायका वायरस अगर पूछा जाए ये मेनली किसको इफेक्ट करता है, तो ये प्रेग्नेंट लेडी को इफेक्ट करता है, जिससे उनके द्वारा होने वाला बच्चा जो होता है, जो वो बच्चा जो जन्म देगी, तो वो मंद बुद्धि का हो जाता है। अगर जायका वायरस से इन्फेक्टेड है या कोई प्रेग्नेंट लेडी जायका वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। और जायका भी आपका क्या है, एक तरह का STD, ठीक है। STD कहने का मतलब क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो जायका भी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और ये जायका जो है, ये तो आपको बता ही दिया गया कि प्रेग्नेंट लेडी में मुख्यतः इफेक्ट करता है, बट ये इफेक्ट ऑर्गन का अगर बात किया जाए या किस पार्ट का, तो ये आपको ब्रेन को इफेक्ट करता है, इसीलिए आपका बच्चा जो है ना, वो मंद बुद्धि का हो जाता है। तो ये ब्रेन को इफेक्ट करता है आपका जायका। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड डिजीज़ आपका क्या है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है, चिकन पॉक्स में क्या होता है, ऑर्गन अगर पूछा जाए तो स्किन इफेक्टेड होता है, ठीक है, स्किन इफेक्टेड होगा। और इसमें देखिए क्या होगा, अगर वायरस का पूछा जाए नाम, तो इसका नाम है वायरस का वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका नाम हम लिख देते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। तो ये है आपका वायरस जिससे आपको चिकन पॉक्स होता है। अब इसमें देखिए चिकन पॉक्स भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्मॉल पॉक्स, एक होता है चिकन पॉक्स। तो ये चिकन पॉक्स क्या है, ये बड़ा वाला चिकन पॉक्स है, और एक होता है स्मॉल पॉक्स। तो इसमें भी यही देखिए सेम वायरस है, वेरिसेला के जगह बस आप क्या कर दीजिएगा, स्मॉल पॉक्स में यहाँ पे आपको वेरिसेला के जगह वेरिओला कर दीजिएगा, ठीक है, वेरिओला, ठीक है, वेरिओला जोस्टर। तो ये है आपका स्मॉल पॉक्स का वायरस। और इसमें भी क्या होगा, इस स्मॉल पॉक्स में भी आपको स्किन ही इफेक्टेड होगा, ठीक है, तो स्किन ही इफेक्टेड होगा। और WHO के अनुसार क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स दुनिया से अब ख़त्म हो चुका है, स्मॉल पॉक्स अब वर्ल्ड में नहीं है अकॉर्डिंग टू WHO। ये भी आपको रखना है, अभी कहीं नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या क्या बता दिया गया, एड्स बता दिया गया, डेंगू बता दिया गया, चिकन पॉक्स बता दिया गया। अब हम लोग फोर्थ पे बात करते हैं, किसका, निपाह का, निपा वायरस, ठीक है। अब निपा वायरस जो है, इसके बारे में थोड़ा बात कर ले, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब निपा वायरस का देखिए क्या होता है, थोड़ा सा अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं निपा वायरस का। अब निपा वायरस में देखिए क्या होता है, ये जो वायरस है, निपा जो होता है आपका डिजीज़, ये चमगादड़ से ह्यूमन में फैलने वाला डिजीज़ है, बैट से आपको ह्यूमन में फैलने वाला डिजीज़ है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं निपा। और इसको जी इसमें जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम लोग कहते हैं निपा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो ऑर्गन जिसको इफेक्टेड करता है ये वायरस, ठीक है, जो ये डिजीज़ होता है, तो ये आपका श्वसन अंग, जो भी आपका रेस्पिरेशन वाला सिस्टम है, तो उसको इफेक्टेड कर देता है, ठीक है। तो ये आपका निपा वायरस है। और एक जेनेटिक डिजीज़ आपको सुनने को मिलेगा, ZOONITIC, जेनेटिक डिजीज़। अब ये जेनेटिक डिजीज़ है क्या, जो अलग अलग जीवों में फैलता है, अलग अलग जीवों में कहने का मतलब एक जीव से दूसरे जीव में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। जेनेटिक डिजीज़ एक डिजीज़ से दूसरे डिजीज़ में जब फैले तो उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिजीज़। और निपा वायरस क्या है, एक तरह का आपका जेनेटिक डिजीज़ है। इसका मतलब क्या है, जानवर से हम लोग इंसान में आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिजीज़। तो आपका निपा वायरस जेनेटिक डिजीज़ है। अगर इसका निपा वायरस का ये लक्षण अगर देखा जाए कि क्या इसमें दिखता है सिम्टम्स, तो इसमें आपको क्या होगा, सर्दी होगा, सर्दी होने के बाद खांसी भी हो सकता है, खांसी होता है, या फ्लू वगैरह कुछ ऐसा फील होगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये आपको निपा डिजीज़ हो गया है, ठीक है। तो आपको निपा वायरस के बारे में समझ में आ गया। अगर आपको बात किया जाए स्वाइन फ्लू के बारे में, तो स्वाइन फ्लू का देखिए क्या होता है, स्वाइन फ्लू भी क्या है, एक तरह से वायरस से फैलने वाला डिजीज़ है। इसमें भी आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, जो श्वसन अंग है, उसको इन्फेक्ट करता है। और इसमें जो वायरस है आपका,
H1N1 वायरस यूज़ होता है, जिसकी वजह से आपको स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी आपका पिग से, जो शुगर होता है पिग से आपको ह्यूमन में फैलता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वाइन फ्लू ज़्यादातर। और ये भी आपका क्या है, कैटेगरी जेनेटिक डिजीज़ में आता है। जोनेटिक डिजीज़ जो जीभ से जीभ में फैलता है, जो ह्यूमन बॉडी से बॉडी में फैलता है, चाहे जानवर से जिसमें फैले ह्यूमन में, ठीक है। और इसको स्वाइन फ्लू को एक अदर नाम अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग पिग फ्लू भी कहते हैं। तो ये आपका स्वाइन फ्लू का शॉर्ट था। रेस्पिरेशन सिस्टम को इफेक्ट करेगा, H1N1 वायरस है, इसको ये पिग से ह्यूमन में फैलता है, एक तरह का जेनेटिक डिजीज़ है, और इसको हम लोग अदर नेम पिग फ्लू भी कहते हैं। तो आपको वायरस का इस सारे डिजीज़ का सारा चीज़ आपको कवर हो गया। अगर पूछा जाए कि वायरस का जो ये सारा यहाँ पे है, ये सारे डिजीज़ का आपको कवर हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। अगर फिर से दिक्कत है तो फिर से बैक करके सुन लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे किसका, बैक्टीरिया का। अभी हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, सारा कुछ समझें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट अगर देखा जाए तो है कॉलेरा। तो कॉलेरा में देखिए हम लोग बात करें, सबसे पहले बैक्टीरिया को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सारे डिजीज़ को। तो बैक्टीरिया क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, जीवाणु। ये शुद्ध सजीव होता है, जो है ये एकदम प्योर लिविंग थिंग होता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब ये इसमें जो सेल होता है ओनली वन होता है, एक कोशिकीय जीव, ठीक है। और इसका डिस्कवर अगर पूछा जाए, जो एक कोशिकीय जीव है आपका बैक्टीरिया, उसका खोज आपको कौन किया था, एंटोनी वॉन लुवेनहुक, ठीक है, एंटोनी वॉन लुवेनहुक। तो इनके खोज ये किए थे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, बैक्टीरिया वन कोशिकीय जीव है, और ये प्योर लिविंग थिंग है, और इसका डिस्कवर एंटोनियो वॉन लुवेनहुक किए थे, और इसको लिविंग सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और लिविंग सेल इनके द्वारा क्या है, इसको हम लोग लिविंग सेल अगर पूछा जाए तो इन्हीं के द्वारा खोज किया गया था। एंटोनियो वॉन लुवेनहुक के द्वारा ही एक लिविंग सेल का खोज किया गया था। और ये सारा बैक्टीरिया आपको बता दिया गया शॉर्ट में क्या है। अब इसमें जो डिजीज़ है आपको, ये कॉलरा, लेप्रोसी, टीबी, लॉकजॉ, सिफिलिस, टाइफाइड, गोनेरिया, ये सारा अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉलरा का। तो कॉलरा में देखिए क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हैज़ा। और ये फैलता कैसे है, गंदा पानी, गंदा खाना, ये सब से करने से ये आपको कॉलरा होता है, हैज़ा, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग हैज़ा। और अगर पूछा जाए इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम है ये, और ये गंदा पानी से खाने पीने से होता है, जिससे कॉलरा फैलता है। तो ये आपको कॉलरा के बारे में था। और इसका ये जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट करता है, ये आपको नाम बता दिया गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में है आपका लिप्रेसी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। अगर कुष्ठ रोग बात किया जाए, जो लिप्रेसी है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो इसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये आपका क्या है, जो बैक्टीरिया जिससे ये फैलता है, लेप्रेसी। और ये बैक्टीरिया बॉडी को सड़ाने लगता है। अब ये वर्क कैसे क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, बॉडी को सड़ाने लगता है। और यह जो रोग है आपका, जो डिजीज़ है, ये हांसेन नामक एक व्यक्ति थे, जो हांसेन HANSEN, ठीक है, हांसेन नामक एक व्यक्ति थे जो ये डिस्कवर किए थे, ठीक है। और इसलिए इसको हांसेन डिजीज़ भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कुष्ठ रोग को और क्या नाम है इसका अदर नेम, तो हांसेन डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लेप्रेसी के बारे में बता दिया गया इसका सारा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पे बात करेंगे किसका, टीबी का। तो टीबी का अगर बात किया जाए, तो टीबी में जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, क्षय रोग, तपेदिक या यक्षमा रोग, ठीक है। और इसके बैक्टीरिया का नाम अगर देखा जाए तो माइकोबैक्टीरियम, जो कि ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है,
बस ट्यूबरकुलोसिस इसमें जोड़ दीजिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपका बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें देखिए क्या है कि इसमें होता क्या है, जब आप खांसीएगा टीबी में कि तो आपके खांसी के साथ क्या होगा, आपके खांसी में ब्लड आएगा, तो यानी कि खांसने के साथ क्या होगा, ब्लड भी आएगा आपको। तो ये है आपका टीबी रोग, ये आपको प्रॉब्लम बताया गया। और जहाँ पे माइको वगैरह यूज़ हो रहा है वर्ड में माइको, तो यहाँ पे समझ लीजिए रूट वर्ड है ये आपका फंगस का, ठीक है। और डर्मो अगर वगैरह कहीं यूज़ हो रहा है रूट वर्ड, DARMO, ठीक है। तो ये आपका समझ लीजिए कि स्किन का रूट वर्ड है। तो ये सब आपको बायोलॉजी में लेके चलना होगा, और हिंदी में इसमें बायोलॉजी में नहीं जाइए, इंग्लिश वगैरह में देखिएगा तो थोड़ा सा अच्छा माइंड में रहेगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 4 में अगर देखा जाए कौन सा रोग है टीबी के बाद, अब है आपका लॉकजॉ। लॉकजॉ इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग टेटनस वगैरह आप लोग सुने होंगे, टेटनस, तो ये टेटनस के द्वारा होता है। टेटनस भी इसको कहते हैं, होता नहीं है टेटनस के द्वारा, टेटनस टेटनस इसको कहते हैं। अगर इसके बैक्टीरिया का नाम पूछा जाए तो इसके बैक्टीरिया का नाम है CHLOSTRIDIUM, क्लेस्ट्रीडियम टेटनी, TETANI, ठीक है। तो ये है आपका बैक्टीरिया लॉकजॉ, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्या है आपका लॉकजॉ के बाद सिफिलिस, 5th में हम लोग बात करेंगे सिफिलिस का। और इसमें देखिए क्या है, ये भी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है, ट्रांसफर डिजीज़ है, सिफिलिस जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें सेक्सुअल से रिलेटेड डिजीज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइफाइड का, जो कि आपका नेक्स्ट है टाइफाइड। अब इसमें टाइफाइड में देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में टाइफाइड जब होता है तो हमारा बॉडी क्या होता है, बहुत हाई फीवर फील करता है, मतलब बॉडी में फीवर आ जाता है, मतलब हम लोग को फीवर आ जाएगा अगर हमको टाइफाइड होगा तो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा फीवर फील करेगा, बॉडी में पेन होगा, ठीक है। तो और ये जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टाइफाइड के लिए, तो वो होता है आपका सल्मोनेला टाइपी, ठीक है। ये सब नाम जो है ना ये याद रखिएगा, सल्मोनेला, और ये होता है आपका टाइपी, ठीक है। तो ये आपका बैक्टीरिया बता दिया गया, और ये हाई फीवर फील करेगा टाइफाइड में, और आपका बॉडी ज़्यादा पेन करेगा। और एक देखिए एक और है जो कि है गोनोरिया, ये भी आपका क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गोनोरिया, ठीक है। और ये अगर पूछा जाए जो बैक्टीरिया यूज़ होता है, मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा ये सब होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं NEISSERIA, ठीक है, निसीरिया गोनेरिया, निसीरिया गोरेरिया, ठीक है। तो ये है आपका बैक्टीरिया का नाम, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है STD, और ये आपका गोरेरिया होता है। और STD जो भी होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसके कारण होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जैसे उसमें आपको एग्जांपल बता दिए, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, और इसका बैक्टीरिया का नाम भी आपको बता दिया गया। अच्छा, ये सिफिलिस का बैक्टीरिया का नाम नहीं बता दिया है तो वो लिख लीजिए। इसमें होता है ट्रीपेनोमा, PALLIDIUM, प्लेडियम, ट्रिपिनुमा प्लेडियम। तो ये है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ का सिफिलिस का बैक्टीरिया का नाम। और ये मुख्यतः जो है ना लेडीज़ में होता है, अगर मेनली बात किया जाए तो लेडीज़ में होता है। और जो कि इसमें इफेक्टेड अगर ऑर्गेन पूछा जाए तो जो भी लेडीज़ का सेक्सुअल ऑर्गेन है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है इसमें, सिफिलिस में और इस सब गोनोरिया वगैरह में, ठीक है। तो ये आपको बैक्टीरिया से सारा रिलेटेड बता दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे फंगस का। फंगस का बारे में सबसे पहले जान लीजिए। फंगस क्या है आपका, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कवक। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए, जो मशरूम वगैरह खाते हैं या आप यीस्ट वगैरह जो रहता है, खमीर जिसको कहते हैं, तो वो सब क्या है आपका फंगस है।
ठीक है। अब इसमें जो फंगस होता है तो एक तरह का क्या होता है, अगर बॉडी में देखा जाए तो रिंग वर्म टाइप हो जाएगा, मतलब गोल ऐसा हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह अगर दिख जाए बॉडी में तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फंगस हो गया। तो फंगस कवक कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया, मशरूम, खमीर इस टाइप का होता है। और फंगस क्या होता है, अगर पूछा जाए कि ये ग्रो कहाँ होता है, कैसे होता है, तो जहाँ भी इसको नमी मिल गया, ह्यूमिडिटी या कुछ वाटर से रिलेटेड कुछ ऐसा मिल गया, तो वहाँ पे आपको फंगस हो जाता है, गीला कपड़ा पहनने से या कुछ ऐसे से, या कहीं नमी वगैरह मिल गया तो मशरूम वगैरह। तो ये स्किन में क्या करता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है आपका फंगस, और यहाँ भी नमी मिले वो ग्रो कर जाता है। और इसमें क्या होता है कि स्किन में ये सब होता है, फंगस स्किन रिलेटेड बीमारी है। और कवक की कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़े हैं, कोशिका भित्ति, ये कोशिका है और ये कोशिका सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल इसको कहते हैं हम लोग, सेल वॉल। और यहाँ पे अंदर में आता है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होता है ना, इसका साइटिन से मिलकर बना होता है। तो साइटिन भी क्या है, एक तरह का आपका साइटिन क्या है, साइटिन प्रोटीन होता है, तो वो उससे मिलके बना होता है। और स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, अगर हम लोग बात करें स्टडी ऑफ फंगस का, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या कहते हैं स्टडी ऑफ फंगस को, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर है। अब माइकोफेज क्या होता है, अब एक टर्म है आपका माइकोफेज। माइकोलॉजी तो बता दिया गया, स्टडी ऑफ फंगस, माइकोलॉजी। और माइकोफेज क्या होता है, ऐसे वायरस जो केवल फंगस को इफेक्ट करे उसको कहते हैं हम लोग माइकोफेज। तो माइकोफेज क्या है आपका, MYCOPHASE। तो माइकोफेज क्या है, एक तरह का वायरस है जो कि सिर्फ फंगस को इफेक्ट करता है। तो आपको माइकोफेज अगर पूछा जाए तो क्या आप बताइएगा कि माइकोफेज ऐसे वायरस है जो केवल फंगस को इफेक्ट करते हैं, उसको हम लोग माइकोफेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता ही दिए, मशरूम या यीस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो एंटीबायोटिक आपको यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना, कि कहते हैं कि इसके साथ ये एंटीबायोटिक होगा, तो एंटीबायोटिक होगा। तो उस एंटीबायोटिक को हम लोग क्या कहते हैं, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। और फर्स्ट एंटीबायोटिक अगर पूछा जाए जो इंटरनल यूज़ के लिए आया है, वो है आपका पेनिसिलिन, ठीक है, वो आपका है पेनिसिलिन। ये आपका फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो आपका इंटरनल यूज़ के लिए आया था। तो आपको यहाँ तक सारा समझ में आ रहा होगा। हम एकदम स्लो धीरे धीरे अच्छे से बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अगर पेनिसिलिन का बात किया जाए कि ये डिस्कवर कौन किया है, पेनिसिलिन क्या है, एक फंगस है जिसका नाम होता है, अगर फुल देखा जाए, पेनिसिलिन का एक फंगस होता है जिसका नाम है पेनिसिलिन नैटोटम, ठीक है, पेनिसिलियम नैटोटम। पेनिसिलियम, इसमें यम कर दीजिए पेनिसिलियम में, और इसके साथ ऐड कर लीजिए नैटोटम, नोटोटम, ठीक है, नोटेटम होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पेनिसिलिन का फंगस है। और ये इसको डिस्कवर अगर पूछा जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक थे, वो डिस्कवर किए थे पेनिसिलिन को। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि एंटीसेप्टिक क्या होता है, एलर्जेसिक क्या होता है, एंटा एसिड क्या होता है, तो वो सब आपको यहाँ पे हम एग्जांपल देखिए। एंटीसेप्टिक क्या, जैसे हम लोग सेवलॉन वगैरह या डिटोल वगैरह यूज़ करते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक, और वो एक्सटर्नल यूज़ होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। और एनाल्जेसिक जो होता है, एनाल्जेसिक मेडिसिन जो होता है वो पेन किलर का काम करता है, ठीक है, पेन किलिंग होता है उससे। और एंटा एसिड अगर बात किया जाए तो जैसे आपका इनो है, ठीक है, तो वो क्या है आपका एक तरह का एंटा एसिड का एग्जाम्पल है। तो ये सब सारा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जो आपका रिंग वॉर्म होता है, जो हम आपको यहाँ पे ये बताए फंगस में रिंग वॉर्म, ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दाद कहते हैं। और फंगस के कारण होने वाला जो रोग होता है, जो स्किन को इफेक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं रिंग वॉर्म, दाद। और इसी फंगस से देखिए एक और रोग होता है आपका, जैसे यहाँ देखिए रिंग वॉर्म, यहाँ पे है, हम लोग रिंग वॉर्म के बारे में बात किए। अब यहाँ पे एक है बोल्डनेस, गंजापन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये भी क्या है आपका एक फंगस के कारण होता है, बोल्डनेस, गंजापन, ठीक है। और इसमें क्या होगा,
रूसी वगैरह से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगा, बाल में जो रूसी वगैरह हो जाता है। और नेक्स्ट देखिए आपका डिजीज़ क्या है, एथलीट वॉर्म। एथलीट वॉर्म्स क्या होता है, या एथलीट फुट भी इसको कहते हैं, एथलीट्स वॉर्म कहिए या एथलीट फुट्स। जब ये रोग जो है ना फंगस के कारण होता है। जब देखिए ज़्यादा सब जो दौड़ने वाले सब होते हैं, अगर वो सारा अपने पैर को प्रॉपर क्लीन ना रखे, या कुछ गीला वगैरह हो गया या ह्यूमिडिटी कहीं से नमी मिल गया, तो उसके पैर में इस तरह का क्रैकेज आ जाता है। ठीक है, या कोई नॉर्मल जो घर में लेडीज़ लोग भी जो है ज़्यादा कुछ वर्क करती है पानी से रिलेटेड, या कुछ पैर में कुछ सेफ्टी वगैरह नहीं लेके चलती हैं, तो एथलीट फुट या एथलीट वॉर्म हो जाता है, जो कि फंगस के कारण होता है। तो ये सब आपको फंगस का बता दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, प्रोटोजोआ। तो अब प्रोटोजोआ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले ये बताइए प्रोटोजोआ क्या है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोआ, इसका हिंदी में भी नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, ये एक कोशिकीय ये भी जीव है, जैसे बैक्टीरिया था उसी तरह प्रोटोजोआ भी है, सिंगल सेल वाला जीव है। ठीक है, जनरली। ठीक है, ये हमारे बॉडी में परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब पैरासाइट्स। तो ये हमारे बॉडी में क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। और ये जो इसका जो अगर ब्रेक किया जाए, इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका अगर रूट वर्ड निकाल के ब्रेक किया जाए तो प्रोटो मतलब होता है क्या, फर्स्ट, और जोआ मतलब होता है एनिमल। तो जो फर्स्ट एनिमल है, मतलब एनिमल में ये ऐसा प्रोटोजोआ। ठीक है, तो उसी में देखिए यहाँ पे बहुत सारा डिजीज़ है आपको, मलेरिया है, सिप्लिस सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस है, कालाजार है, एलिफेंटाइटिस है। तो ये सारा इसमें हम लोग प्रोटोजोआ में पढ़ते हैं। तो प्रोटोजोआ आपको बता दिया गया जनरली वन सेल का होता है, और ये हमारे बॉडी में एज ए परजीवी होता है। अब इसमें डिजीज़ में अगर बात किया जाए मलेरिया के बारे में, तो मलेरिया क्या होता है, एक फीमेल एनोफिल मच्छर है, उसके द्वारा काटने से ये फैलता है, फीमेल एनोफिल मच्छर। और इसके प्रोटोजोआ का नाम अगर बात किया जाए, मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम, तो इसके मलेरिया का प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम विवैक्स। प्लाज्मोडियम विवैक्स, VIVAX। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का अगर बात किया जाए तो स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, इसमें मक्खी जो है ना, जो मक्खी हमारे घर में जो रहती है, उड़ती है, तो उसके द्वारा ये ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये या मक्खी के उड़ने से होता है। इसका जो वाहक होता है, जैसे आपका मलेरिया का क्या था, फीमेल एनोफिल्स मच्छर, उसी तरह इसमें मक्खी के द्वारा होता है स्लीपिंग सिकनेस। और ये जो प्रोटोजोआ इसका नाम है, इसके जो स्लीपिंग सिकनेस में जो प्रोटोजोआ यूज़ होता है, इन्फेक्ट करता है, वो है आपका ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, सोमा। और यहाँ पे देखिए आपको ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्लीपिंग सिकनेस का। और आपका देखिए नेक्स्ट क्या है, कालाजार। तो कालाजार में क्या होता है कि या तो उसको हम, अच्छा इसका अदर नेम बता देते हैं। कालाजार में क्या होता है, इसका अदर नेम अगर बात किया जाए तो ब्लैक फीवर भी इसको कहा जाता है, या डम फीवर भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, यूरिन का जो कलर होता है कालाजार में, वो आपका ब्लैक हो जाएगा। और ये क्या होता है कि जो एक प्रोटोजोआ का बात किया जाए कि कालाजार में कौन सा प्रोटोजोआ इन्फेक्टेड करता है, लूसीमेना होता है एक। ठीक है, LEISHMANIA। ठीक है, तो ये है आपका लूसीमेनिया। और इसमें यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है, और ये एक आपका क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, और इसमें आपको यही जानना था। और इसमें आपको ये स्लीपिंग सिकनेस में है, जो मक्खी के द्वारा होता है। और ये भी आपका जो है ना कालाजार, इसका भी अगर पूछा जाए कि इसको ट्रांसपोर्ट या वाहक इसका कौन है इस डिजीज़ का, तो इसमें भी आपका मक्खी ही आएगा। ठीक है, और ये मक्खी जो होता है आपका एक कलरफुल मक्खी होता है। ठीक है, आमतौर पे ये कलरफुल मक्खी रहता है, उसके द्वारा फैलता है। नॉर्मल मक्खी जो हमारा जो ब्लैक वाला आता है वो नहीं, तो कलरफुल मक्खी के से ये सारा कालाजार या स्लीपिंग सिकनेस होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस में देखिए क्या होता है, 4th नंबर है आपका एलिफेंटाइटिस। तो एलिफेंटाइटिस में देखिए क्या होगा, जिसको हम लोग और अदर नेम पूछा जाए तो फलेरिया कहते हैं। फलेरिया,
एलिफेंटाइटिस को फलेरिया कहते हैं। और इसका जो वायरस है, इसमें देखिए, इसमें जो होता है फलेरिया में, या तो इसमें ना तो वायरस होता है, ना बैक्टीरिया होता है, ना प्रोटोजोआ होता है, ना फंगस होता है, बट ये एक संक्रामक रोग है जो कि आपका पर्सन टू पर्सन फैलता है। ठीक है, ये आपका संक्रामक रोग है, पर्सन टू पर्सन फैलता है। और इसमें राउंड वॉर्म जो होता है आपका, उसके कारण हाथी पाँव इसको होता है, राउंड वॉर्म के कारण हाथी पाँव होता है। और राउंड वॉर्म जो होता है वो आपका मिट्टी से होता है, सॉइल से। ठीक है, सॉइल में पाया जाता है ये राउंड वॉर्म, एक तरह का ये है प्रोटोजोआ जो मिट्टी में पाया जाता है। और ये आपको हाथी पाँव इसी के कारण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिफेंटाइटिस या फलेरिया। ठीक है, और ये इसका सेफ अगर देखा जाए तो सेफ इसका क्या होता है, राउंड होता है, राउंड वॉर्म, और ये मिट्टी में पाया जाता है। हाथी पाँव का जो रोग होता है, इसका अगर पूछा जाए वाहक जो होता है वेक्टर, तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूलेक्स। क्यूलेक्स जो होता है एक मच्छर है। और राउंड वॉर्म का साइंटिफिक नेम अगर पूछा जाए तो राउंड वॉर्म का साइंटिफिक नेम है वुचेरिया, WUCHERA, वुचेरिया। हाथी पाँव ना तो वायरस बैक्टीरिया और ना ही फंगस प्रोटोजोआ से होता है, मतलब ये एक पैरासाइट्स है, ये पैरासाइट्स परजीवी के द्वारा होता है, पैरासाइट्स के द्वारा होता है हाथी पाँव एलिफेंटाइटिस। तो ये आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ का सारा कैटेगरी और वायरस बैक्टीरिया फंगस सारा डिफ्रेंशिएट आपको बता दिया गया। और यहाँ पे आपका इन्फेक्शियस डिजीज़ कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में जितने भी तरह का डिजीज़ है, और ये आपको सारा यहाँ आपके सामने है, और एक एक करके इस सारे को भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इसको हम लोग कहते हैं असंक्रामक रोग, और ये असंक्रामक रोग हिंदी में बताया गया। और ये क्या होता है, छुआछूत और सेक्सुअली नहीं फैलता है। अगर पूछा जाए टच करने से या सेक्स में आने से, तो ये नहीं फैलता है, ये नॉन इन्फेक्शियस है। यह रोग मुख्यतः क्या होता है, मेनली माल न्यूट्रिशन, अगर कुपोषण का प्रॉब्लम अगर हो, आपको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो उसके कारण होता है, मतलब ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। अगर आपका पोषक तत्व आपके बॉडी में कमी है तो आपको ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाएगा। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या होगा, ये सब सारा आपको डिजीज़ है, ट्यूमर हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बेरी हो जाएगा, क्वासिक्योरकर अनीमिया, ब्लड कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट, ये सब सारा होने लगता है। तो ये सब आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में आता है। तो हम लोग एक एक करके इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है ट्यूमर। तो ट्यूमर में देखिए क्या होता है, कोशिका का अनियमित या अनियंत्रित विभाजन। ठीक है, अगर हम लोग सेल का अनकंट्रोल या रिस्पेक्ट अगर डिवीज़न होता है मगर कोई बिना नियम के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। अब देखिए ट्यूमर भी जो है ना, ट्यूमर को और अगर नेम पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। ट्यूमर आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, तो ट्यूमर एक फर्स्ट टाइप में क्या होता है, मैलिगेंट ट्यूमर होता है, एक MALIGNANT। ठीक है, मैलिगेंट ट्यूमर। और एक आपका आता है बेनिन, BENIGN, बेनिजन ट्यूमर। ये आपका दो टाइप का ट्यूमर होता है। तो ये मेलिजेंट ट्यूमर जो होता है इसको हम लोग कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैंसर भी कहते हैं। और ये क्या होता है, मेलिगेंट ट्यूमर का अगर थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पे हम लोग, तो ये लिविंग थिंग्स ट्यूमर होता है, मतलब सजीव ट्यूमर होता है। और ऐसा ट्यूमर जो पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर ये लिविंग थिंग है तो हमारे बॉडी में हमेशा ग्रो करेगा, तो हमेशा बॉडी में ग्रो करेगा तो ये पूरा फैल जाता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैलिगेंट ट्यूमर, और ये कैंसर भी इसका नाम होता है। और ये है बेनिन्स ट्यूमर। बेनिन्स ट्यूमर ये क्या होता है, एक तरह का डेड ट्यूमर होता है। डेड ट्यूमर होता है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा ट्यूमर जो सिर्फ एक जगह या पूरे बॉडी में ना फैले, मतलब पूरे बॉडी में ये नहीं फैलता है। ठीक है, एक ही जगह फिक्स रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेनिजन ट्यूमर। ठीक है, और मेलिगेंट ट्यूमर को ही कैंसर कहा जाता है, ये आपको अभी जस्ट बता दिया गया। और ऑन्कोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। अगर इसका पूछा जाए कि ट्यूमर एंड कैंसर के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी आप लोग को
जान लेना है। स्टडी ऑफ ट्यूमर को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और अगर इसमें अदर डिजीज़ का, ये ट्यूमर के बारे में सारा बता दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 9 ब्लाइंडनेस क्या है। अगर आपको 9 ब्लाइंडनेस है, इसका मतलब विटामिन ए का कमी है आपको, तो नाइट ब्लाइंडनेस है। अगर आपका पूछा जाए बेरी बेरी हो गया है, बेरी बेरी में क्या होता है कि आपको विटामिन B1 की कमी से वेरी वेरी होता है। जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो विटामिन उसमें सारा ये डिजीज़ आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोबारा जब फिर विटामिन्स पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ना है, तो टाइम का क्लिक बेकार का करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके बाद हम लोग सोचे हैं कि न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर कवर किया जाए। अब यहाँ पे देखिए क्वासिक्योरकर है। तो क्वासिक्योरकर में क्या होता है कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन का कमी है तो क्वासिक्योरकर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से क्या हो जाएगा, क्वासिक्योरकर। और एनीमिया आपको देखिए एक डिजीज़ आपको दिख रहा है। अब ये एनीमिया क्यों होता है, तो आपके बॉडी में अगर आयरन की कमी हो गई तो आपको हो जाएगा एनीमिया। तो आयरन की कमी होने से क्या होगा, आरबीसी आपका कम हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एनीमिया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डिजीज है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्या होता है कि जब आपके बॉडी में WBC जो होता है आपका अगर ज़्यादा हो गया तो आपको हो जाएगा ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, WBC जब ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट डिजीज है आपका डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ आपका जो होता है वो एक होता है इंसुलिन, आप लोग सुने ही होंगे। तो हार्मोन्स क्या होता है, जैसे डायबिटीज़ क्या होता है, पहले बताते हैं डायबिटीज़ होता कैसे। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा हो जाए, ग्लूकोज लेवल, ठीक है, तो उसमें डायबिटीज़ होता है। और इसको कम कर, इसमें क्या होता है, इंसुलिन जो होता है ना, ब्लड शुगर आप कह सकते हैं कि ब्लड में आपका शुगर जो है ना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। तो वो जब ज़्यादा हो जाता है तो आपको हो जाता है डायबिटीज़, जिसमें क्या होता है ब्लड शुगर आपका ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसी को कंट्रोल करना होता है। तो उसमें आपको क्या नहीं खाना है, क्या न खाना है, तो ये सारा आपको न्यूट्रिएंट्स के चैप्टर में बताएंगे। और यहाँ पे आपको डायबिटीज़ आपको समझना था कि क्यों होता है, ठीक है। तो इंसुलिन है, हार्मोन होता है जो कि ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका डिजीज़ है अस्थमा। तो अस्थमा देखिए कैसे होता है, इसमें क्या होता है अस्थमा में, इसमें एलर्जी होता है। मतलब आपको अगर एयर में अगर एयर है या एयर में डस्ट है तो उससे आपको क्या होगा, एलर्जी होगा। एयर में डस्ट है तो आपको उससे क्या होगा, एलर्जी होगा। तो जब एलर्जी होगा तो आपके लंग्स में जो होता है, आपके फेफड़े में जो है ना, उससे रिलेटेड कुछ डिजीज़ हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थमा, जिसको हम लोग अस्थमा या दमा भी कहते हैं। तो ये आपको एलर्जी से रिलेटेड आपका डिजीज़ है, जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के कैटेगरी में आता है। और फिर देखिए आपका है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, दिल का दौरा जिसको कहते हैं हम लोग। और इसमें देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट जो है ना काम करना बंद कर देता है, मतलब हार्ट फेल हो जाता है। तो हार्ट फेल देखिए क्या होता है, दो तरीके से होता है, या तो आपको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, और या नहीं तो आपको कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। कार्डिक अरेस्ट कहने का मतलब, कार्डिक अरेस्ट हो जाता है मतलब इसमें क्या है, जब हमारे नसों में फैट जमने लगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे, कई बार जिन्हें शुगर हो, जिसके कारण नस सिकुड़ने लगता है। शुगर जब हो जाता है तो नस सिकुड़ने लगता है, और जिससे ब्लड का नॉर्मल फ्लो नहीं होता है। जब नॉर्मल फ्लो नहीं होता है तो हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो जब हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर आपका बढ़ गया तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। और दूसरा देखिए आपका क्या है, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है कि देखिए नॉर्मल हार्ट बीट आपका क्या है 72 क्या पर मिनट, तो 72 पर मिनट आपका नॉर्मल हार्ट बीट है। तो जब बहुत ज़्यादा खुशी की खबर मिलने या दुखी की खबर मिलने पर, जिससे हार्ट बीट क्या हो जाता है 72 से कुछ ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 120 हो गया, तो जब 120 हो गया पर मिनट तो क्रॉस कर जाता है। जब 120 से क्रॉस कर जाता है, या 120 एक डेडलाइन है, 72 से अगर 120 से क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो जब हार्ट फेल हो जाता है आपका, तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्डिक अरेस्ट, CARDIC और अरेस्ट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ यहाँ पे क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिक डिजीज़ का।
जेनेटिक डिजीज़ पढ़ने के बाद ये सारा आपका जेनेटिक डिजीज़ है, ये सारा कंप्लीट होने के बाद आपका सारा चीज़ कवर, उसके बाद कुछ नहीं है। तो जेनेटिक डिजीज़ में क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक रोग, ठीक है। तो अनुवांशिक रोग मतलब वैसा रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी हो, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब जेनेटिक डिजीज़ इसको कहते हैं हम लोग, इसीलिए कहते हैं हम लोग जेनेटिक डिजीज़, जिसको हम लोग कहते हैं अनुवांशिक रोग। अब इसमें देखिए क्या होता है, एक आप टर्म सुने होंगे जीन, ठीक है, एक आप टर्म सुने होंगे जीन। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई है ये जीन, जो हमारे बॉडी में गुणसूत्र है, ठीक है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई है जीन। तो उसी में कुछ इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ होता है। तो जेनेटिक डिजीज़ डिफेक्टेड जीन के कारण होता है। जो भी जीन होता है हमारा, उसमें अगर कुछ डिफेक्ट आ गया तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिजीज़ हमको हो जाता है। मतलब हमारे जो आगे नेक्स्ट जनरेशन के जो भी लोग होंगे हमारे फैमिली में आएंगे, तो उसको वो डिजीज़ हो सकता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये कंटिन्यूस भी नहीं होता है, कुछ ऐसा डिजीज़ है जो कंटिन्यूस नहीं होता है, मतलब हमारे जनरेशन में नहीं होगा, मतलब हमारे अगले वाली जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन में भी हो सकता है। तो इस टाइप के डिजीज़ को हम लोग डिजीज़ को जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक डिफेक्टेड जीन का ट्रांसमिशन होता है तो हम लोग उसको जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं या कहलाता है। तो क्रोमोसोम का सबसे छोटा यूनिट है आपका जीन। तो अगर ह्यूमन का बात किया जाए तो ह्यूमन में गुणसूत्र का संख्या जो जीन होता है वो 23 पेयर होता है, ठीक है, 23 पेयर का होता है। तो इसमें देखिए दो टाइप में ये डिवीज़न होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो डिवाइड होता है तो एक होता है आपका ऑटोसोम, AUTOSOME, ठीक है, और एक होता है आपका एलोसोम। एक होता है आपका ऑटोसोम, एक होता है आपका एलोसोम। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले ऑटोसोम का बात करते हैं हम लोग। इसमें देखिए सेम इन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए 23 ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का हम डिवीज़न किए यहाँ पे, ठीक है, ये 23 नहीं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ऑटोसोम और एलोसोम, ठीक है। तो ऑटोसोम में क्या होता है, मेल एंड फीमेल में दोनों में सेम होता है। इसका मतलब सम गुणसूत्र की संख्या अगर पूछा जाए कि सम मतलब इक्वल, तो वो 22 होता है। बट एक ही पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसको हम लोग सम गुणसूत्र कहते हैं ऑटोसोम को, और एलोसोम को हम लोग हिंदी में कहते हैं विषम गुणसूत्र। विषम गुणसूत्र कहने का मतलब ओलोसोम डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, जो मेल एंड फीमेल होता है उसमें वो डिफर करता है, ठीक है। तो ये आपका ओलोसोम है, और ये ओलोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो कि हर एक ह्यूमन में एक पेयर होता है। और ये ऑटोसोम 22 पेयर होता है, और इसमें एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, और इसकी संख्या आपको एक पेयर बता दिया गया। और मेल के 23वें पेयर पर, मेल के जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर जो मेल का होता है, उसमें आपका एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। बट फीमेल के 23rd पे अगर बात किया जाए, फीमेल के, ये है आपका मेल पे, और अगर फीमेल पे बात किया जाए तो ये आपका होता है एक्स एंड एक्स, सेम होता है। तो ये आपका लास्ट पेयर वो आपका डिफरेंट होता है, जिसको आपको एलोसोम कहते हैं, विषम सूत्र गुणसूत्र कहते हैं, और इसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया जेनेटिक डिजीज़। अब हम लोग बात करेंगे एक एक डिजीज़ जो आपके सामने दिख रहा है, इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे और इसके बारे में सारा जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ को हम लोग हिंदी में कहते हैं मधुमेह, और यह रोग मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, ठीक है। मधुमेह का डिफेक्टेड अगर जीन पूछा जाए तो डिफेक्टेड जीन होता है एक्स डॉट, ठीक है, एक्स डॉट पर ये डिफेक्टेड होता है, और ये जेनेटिक डिजीज़ में आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का एक पार्ट यहाँ आपका डिफेक्टेड है, और यह रोग मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, मेल एंड फीमेल बोथ। और आपका देखिए यहाँ पे है बोल्डनेस। बोल्डनेस में क्या होता है, गंजापन में, यह रोग सिर्फ मेल को होता है, ओनली मेल, और इसमें आपका मेल एंड फीमेल बोथ, और इसमें आपका सिर्फ मेल में होता है बोल्डनेस। और गंजापन का डिफेक्टेड अगर जीन पूछा जाए, ये किस डिफेक्टेड जीन से होता है, तो ये आपका डिफेक्टेड जीन है वाई डॉट। वाई डॉट जो डिफेक्टेड जीन है, इसके कारण होता है आपका बोल्डनेस, गंजापन।
तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कौन सा जीन के डिफेक्टेड के कारण क्या होता है। और ये जो डिफेक्टेड जीन का हम बता रहे हैं आपको एक्स डॉट वाई डॉट, तो ये भी आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और आपका देखिए ये हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का मतलब दिल का दौरा, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग दिल का दौरा, और यह मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। और इसमें अगर पूछा जाए डिफेक्टेड जीन, तो ये आपका डिफेक्टेड जीन होता है एक्स डॉट, एक्स डॉट होता है डिफेक्टेड जीन, ये सब याद रखिएगा। और इसमें देखिए अगर इसका थोड़ा सा फंक्शन अगर देखा जाए तो आपका देखिए फंक्शन है क्या, एक्स पर होने वाले अनुवांशिक रोग में अनुवांशिक अंतराल आ सकता है। ये आपको जो वर्ड अभी हम लाइन बोले, एक्स पर होने वाले अनुवांशिक रोग में अनुवांशिक अंतराल आ सकता है, मतलब गैप आ सकता है, जेनेटिक गैप भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है, डायबिटीज़ जो है हो सकता है कंटिन्यूअस जनरेशन में ट्रांसफ़र ना करे, अंतराल बीच में आ जाए, मतलब बीच में गैप आ जाए, जो भी एक्स डॉट से रिलेटेड या एक्स से रिलेटेड क्रोमोसोम, जैसे आपका हार्ट अटैक है, ठीक है, तो ये भी आपका जेनेटिक डिजीज में आता है। तो एक्स पर होने वाले अनुवांशिक रोग में अनुवांशिक अंतराल आ सकता है। और जेनेटिक चार्ट जो है आपका अनुवांशिक सूची, उसमें देखिए क्या है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ये है आपका एक्स डॉट एक्स, फिर आपका एक्स डॉट, फिर आपका हो जाएगा एक्स डॉट, फिर आपका वाई, और फिर आपका हो जाएगा एक्स वाई डॉट। तो ये जो आपका सारा जो चार्ट हम बनाए चार का, इसमें आपको हम बताते हैं, अगर आपका एक्स डॉट और एक्स है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका कैरियर है, आपको ये कैरियर वाहक करेगा जेनेटिक डिजीज़ को। इसमें 50% 50% जो होता है ना एक्स डिफेक्टिव होता है, 50% एक्स डिफेक्टिव होता है, मतलब देखिए एक्स एक्स है तो 50% एक्स डिफेक्टिव है। और अगर इसमें पूछा जाए तो वो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, और इसमें देखिए क्या होता है, ये तो आपका वाहक तो होगा ही, ठीक है। और इसमें देखिए एक्स डॉट और वाई में क्या होता है, इसमें एक्स डिफेक्टेड जीन जो होता है ना वो 100% होता है, क्योंकि एक्स तो एक ही है और वो एक्स डिफेक्टेड है, इसका मतलब क्या है 100% डिफेक्टेड जीन है। और इस रोगी में अगर इस टाइप के रोगी का अगर बात किया जाए जिसका डिफेक्टेड ऐसा है, तो वो 100% अगर है तो वो पक्का है कि ट्रांसमिट करेगा जेनेटिक डिजीज में, ठीक है। और यहाँ पे एक्स डॉट पे ये भी आपको ट्रांसमिट करेगा, एक्स 100% है। और अगर इसमें देखा जाए एक्स वाई डॉट, इसमें क्या है कि जो रोगी है इसमें आपका वाई जो है ना 100% डिफेक्टेड है, ठीक है। तो ये सब सारा एक है रूल, ये चार्ट, इसको आपको समझना है। इसमें देखिए थोड़ा सा ये हम बना देते हैं, अगर मान लीजिए एक डायबिटिक पर्सन का आदमी है जिसका एक्स इफेक्टेड है तो उसको डायबिटिक होगा, और ये डायबिटिक है मान लीजिए, ठीक है। और आपका एक देखिए नॉर्मल इंसान है एक्स एक्स, तो अगर इसका क्रोमोसोम मैच कराए तो एक बनेगा आपका एक्स डॉट के साथ एक्स, और एक बनेगा और एक्स डॉट के साथ एक्स, और एक बनेगा आपका एक्स के साथ वाई, और एक बनेगा आपका एक्स के साथ वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इसको मैच कर दिए, और आपका इसको और इसको मैच कर दिए, और एक आपका इसको मैच कर दिए, और एक आपका इसको मैच कर दिए। तो ये जो 4 ग्रुप बना इस व्यक्ति से, क्रोमोसोम का ग्रुप। अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो डॉटेड वाला है ये आपका क्या करेगा, कैरियर जनरेशन करेगा, ठीक है, कैरियर जनरेशन करेगा। और गैप भी हो सकता है, गैप भी ला सकता है, क्योंकि एक्स वाले में हुआ है ना, इसमें वाई तो है नहीं, तो गैप भी आ सकता है। और आपका ये कैरियर जनरेशन भी करेगा, ठीक है। इस महिला की शादी नॉर्मल मेल से अगर होता है तो वो आपको बताएंगे क्या होगा। अगर ये जो लेडीज़ है इसका अगर नॉर्मल मेल से होता है तो वो कैसे जेनेटिक डिजीज में कन्वर्ट होगा वो अभी बताते हैं। और ये जो देखिए आपका दोनों है एक्स और वाई, और एक्स और वाई, ये देखिए दोनों क्या आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स अगर इफेक्टेड है तो आपका जेनेटिक डिजीज ट्रांसफ़र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है ये एक्स वाला होगा, और ये नहीं हो सकता तो नॉर्मल भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि इसी एक्स डॉट एक्स का मैरिज हो गया किसी नॉर्मल पर्सन से, तो इसमें क्या क्या बन सकता है। तो ये आपका देखिए एक्स डॉट, ये एक्स बनेगा, एक बनेगा एक्स और एक्स, एक बनेगा आपका एक्स वाई, और एक आपका क्या बन जाएगा एक्स वाई। अब देखिए इसमें कैसे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका ये एक्स डॉट और ये एक्स,
और यहाँ पे देखिए ये एक्स और ये एक्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स डॉट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एक्स डॉट और ये वाई, और आपका यहाँ पे वाई और ये एक्स। तो ये 4 तरह का आपका क्रोमोसोम का गैप हुआ, ठीक है। तब इसमें देखिए क्या होगा कि जो एक्स वाला है वो तो कैरियर बन जाएगा जेनेटिक डिजीज़ के लिए, बट ये नॉर्मल जो एक्स एक्स है बिना डॉटेड वाला वो नॉर्मल लेडीज़ है, बच्ची होगी। एक्स एक्स जो होगा वो फीमेल होगा। और एक्स डॉट वाई जो है, ये वाला एक्स डॉट वाई है, ये भी आपका क्या है, रोगी होगा, जेनेटिक डिजीज़ का पेशेंट होगा ये, ठीक है। कैरियर को कभी कर भी सकता है ट्रांसफ़र, ये मतलब वाहक बन सकता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जगह जनरेशन भेज भी सकता है और नहीं भी भेज सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक्स डॉटेड है बट ये पेशेंट बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक्स वाई जो है आपका वो नॉर्मल इंसान है। तो अगर किसी डिफेक्टेड महिला का किसी नॉर्मल इंसान से भी हो जाता है शादी, तो आपका ये डिजीज़ ट्रांसफ़र होगा। तो वाई पर होने वाले अनुवांशिक रोग में अनुवांशिक अंतराल नहीं आता है, ये भी आपको याद रखना। अगर वाई पर डॉटेड है, अगर आपका वाई पे डॉट है, तो ये आपको गैप जो होता है जेनेटिक गैप डिजीज़ का वो नहीं आएगा, मतलब हर एक जनरेशन में डिजीज़ होगा। अगर आपका एक्स डॉट है तो इसके मतलब इसमें गैप आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर चांसेस आता है कि नहीं आए, ठीक है। तो ये आपको बता दिया गया कि कैसे हो रहा है सारा सिस्टम, ठीक है। और दिल का दौरा मुख्यतः मेल को ही आता है। मेनली अगर बात किया जाए तो ये हार्ट अटैक जो है आपका, ठीक है, ये हार्ट अटैक वो मेनली आपके मेल के को ही आता है, क्योंकि गुणसूत्र के 23वें जोड़े पर सिंगल एक्स होता है। तो 23वां जोड़ा होता है उसमें सिंगल एक्स होता है, और सिंगल एक्स जब होता है तो ये 100% डैमेज अगर होता है जेनेटिक डिजीज़ में, तो दिल का दौरा जैसे ही एक्स 100% हुआ तो जेनेटिक डिजीज़ है, और हार्ट अटैक आया तो एक्स इफेक्ट करता है। तो ये आपका मुख्यतः जो है ना मेल, वो मेल को ही आता है। तो ये आपको सारा बता दिया गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हीमोफीलिया को। हीमोफीलिया में क्या होता है कि हीमोफीलिया भी आपका एक जेनेटिक डिजीज़ है, और रक्त के थक्का जमने में देरी होने लगता है हीमोफीलिया, जिसमें हम लोग ब्लड में पढ़े थे, जिसको हम लोग रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, कि ब्लड का जो क्लॉटेशन होता है वो धीरे धीरे होने लगता है, स्लो हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। नॉर्मली अगर बात किया जाए तो ब्लड का जो थक्का जमने का टाइम है 2 से 5 मिनट में जम जाता है नॉर्मली, ठीक है। और बट ये यहाँ पे क्या हुआ, हीमोफीलिया में 2 से 5 मिनट से ज़्यादा देर से जमता है, और इसको हम लोग रॉयल डिजीज़ कहते हैं, आपको बताए ही थे, क्योंकि ये एलिज़ाबेथ के फैमिली में देखा गया है, और ये एलिज़ाबेथ फैमिली जो है वो आपका एक रॉयल फैमिली है, ठीक है। इसलिए हम इसको रॉयल डिजीज़ कहते हैं हीमोफीलिया को। और इसको हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो शाही रोग कहा जाता है। और फैक्टर 11 का अगर बात किया जाए, फैक्टर 11 में हम लोग ब्लड में बात किए थे, यह एक उत्प्रेरक है जो रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को तेज़ करता है। जो भी आपका ब्लड क्लॉटेशन प्लेटेट, जो विटामिन के भी देखे थे हम लोग ब्लड में, आप अच्छे से समझ लीजिएगा इसको ब्लड वाले सेशन में, यहाँ पे हम उतने डिटेल में नहीं बताएंगे। इसमें एक रिएक्शन भी बताए थे आपको कि कैसे होता है, तो आपको ब्लड वाला सेशन देखना चाहिए, उसको देखिए, हीमोफीलिया का सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो फैक्टर जो 11 है ये एक उत्प्रेरक है, इंजाइम है, कैटलिस्ट है, जो रक्त को थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या करता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। और हीमोफीलिया में फैक्टर जो आपका है वो जीन डिफेक्टेड हो जाता है। हीमोफीलिया जब हो जाता है ना, तो जीन डिफेक्टेड के कारण वही फैक्टर 11 जो है आपका वो आपका इफेक्टेड हो जाता है, जिसके वजह से आपका ब्लड का क्लॉटिंग लेट से होता है, ठीक है। तो फैक्टर 11 का डिस्कवर पूछा जाए कौन किए हैं, मतलब कौन किस किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो फैक्टर 11 का डिस्कवर अगर बात किया जाए तो इसका नाम है CHRISTMS, ठीक है, क्रिस्टमस। ये है आपका फैक्टर 11 डिजीज़ के डिस्कवर इनके द्वारा किया गया है। और इसमें क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में फास्ट होता है, बट जीन के प्रॉब्लम की वजह से फैक्टर 11 में प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग आपका स्लो हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीमोफीलिया जो है आपका वो
क्रिसमस डिजीज़, क्रिसमस ये खोज किए थे इनको, तो इसको हम लोग क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं हीमोफीलिया को, ठीक है। रॉयल डिजीज़ कहते हैं, क्रिसमस डिजीज़ कहते हैं, जेनेटिक डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट लेट से होता है। सब कुछ आपको आपके सामने है, कुछ नहीं छुट्टेगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, मेल एंड फीमेल। जो आपका ये हीमोफीलिया है ये आपका मेल एंड फीमेल दोनों में होगा। और इसमें जो डिफेक्टेड जीन होता है वो एक्स डॉट होता है, ठीक है। डिफेक्टेड जीन अगर पूछा जाए हेमोफीलिया में एक्स डॉट होता है। सबका हम डिफेक्टेड जीन बताते हुए चल रहे हैं, तो डिफेक्टेड जीन आपका एक्स डॉट होता है। नेक्स्ट आपका डिजीज़ है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का अगर बात किया जाए तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्णांधता। वर्ण अंधता मतलब हमको अच्छे से दिखेगा नहीं, मतलब कलर हम और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कलर है, मतलब किस कैटेगरी का है। थोड़ा सा कलर में हम लोग पहचानने में प्रॉब्लम करते हैं इस डिजीज़ में। तो ये भी आपका एक जेनेटिक डिजीज़ के कैटेगरी में आता है। और इसका भी डिफेक्टेड जीन अगर पूछा जाए, डिफेक्टेड जीन वो आपका एक्स डॉट होता है। डिफेक्टेड जीन एक्स डॉट होता है। और ये मेनली अगर बात किया जाए कलर ब्लाइंडनेस वो मेल में होता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस पूछा जाए तो किस में होता है, वो मेल में होता है मेनली। और कलर ब्लाइंडनेस जो है आपका वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, रेड ग्रीन। और एक होता है ब्लू रेड, एक होता है आपका ब्लू रेड कलर ब्लाइंडनेस। अब रेड ग्रीन और ब्लू रेड, तो इसमें देखिए क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है अचानक अगर कोई लाल और हरा में अंतर ना कर पाए, रेड और ग्रीन में अगर कोई सडनली अचानक से अगर आपको बोले कोई कि आपको रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर आप वो नहीं कर पाए तो इसको हम लोग कहते हैं रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस वाला व्यक्ति को ये दोनों रंग ब्लैक दिखता है। रेड और ग्रीन अगर पूछा जाए, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको दोनों को ब्लैक दिखेगा, ठीक है। और ये इसी को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, मतलब रेड ग्रीन कलर दोनों ब्लैक दिखेगा। और ये जेनेटिक डिजीज़ है। और अगर ब्लू रेड का बात किया जाए तो जबकि कोई ब्लू और रेड ग्रीन में अंतर ना कर पाए तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लू रेड कलर ब्लाइंडनेस। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों रंग अलग अलग दिखाई ना दे के येलो दिखाई देता है। एक में ब्लैक दिखाई देता है और एक में येलो दिखाई देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लू रेड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। और इसमें भी अनुवांशिक अंतराल आ सकता है। कहने का मतलब इसमें भी आपका जेनेटिक गैप आ सकता है। हो सकता है कि हमको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो मेरे बेटे को ना हो, मगर मेरे बेटे के बेटे को हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस हो, या मेरे बेटे को भी हो सकता है। तो यहाँ पे जेनेटिक गैप आपका इसमें आ सकता है। तो आपको कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सारा कुछ बता दिया गया। अब यहाँ पे है नेक्स्ट आपका अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म मतलब बाल क्या होता है, इसमें आपका वाइट हो जाता है अल्बिनिज्म में। तो ये अभी आपका क्या है, जेनेटिक डिजीज़। अगर आपका हेयर का कलर वाइट हो जाए तो आप उसको कहेंगे अल्बिनिज्म। इसमें डिफेक्टेड जीन अगर पूछा जाए तो इसमें भी आपका एक्स डॉट होता है। डिफेक्टेड जीन जो आपका क्रोमोसोम का जो छोटा पार्ट है जीन, तो इसमें एक्स डॉट है होता है। और एक्स डॉट के ऊपर होता है ये डिफेक्टेड। और ऐसे पर्सन जिसकी पूरी बॉडी और बाल सफ़ेद हो उसी को हम लोग कहते हैं एल्बिनिज्म, ठीक है। जिसका पूरी बॉडी का बाल या पूरा हेयर, ठीक है, वो वाइट हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अल्बिनिज्म। और ये हमारे बॉडी में एक लवक पाया जाता है। लवक कहने का मतलब पिगमेंट। पिगमेंट का आपको बताया गया है कि पिगमेंट होता है एक लवक जो कलर इंडिकेट करता है। तो हमारे बॉडी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, मेलानिन। मेलानिन, ठीक है। तो मेलानिन आपको ये याद रखना है, मेलानिन ये आपका पिगमेंट है। और ये क्या होता है, कलर प्रोवाइड करता है कहाँ, हमारे स्किन को, हमारे हेयर को, हमारे आई को। तो हमारे स्किन हेयर आई को कलर प्रोवाइड करता है मेलानिन। अगर पूछा जाए कि स्किन का कलर जो है हमारा कैसा है, अगर मेलानिन हमारे बॉडी में कम हो तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। अगर हम लोग गोरे दिखते हैं इसका मतलब हमारे बॉडी में मेलानिन क्या है, कम है, ठीक है। मेलानिन हमारे बॉडी में कम है। और जबकि मेलानिन अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारा बॉडी का कलर अगर पूछा जाए तो ब्लैक या डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो मेलानिन अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो गोरा दिखने लगते हैं, गोरे मतलब वाइट हो जाते हैं। और ब्लैक अगर दिख रहा है तो मेलानिन आपका ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। और इसमें स्किन, हेयर और आई तीनों के कलर का रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये आपको एल्बिनिज्म बता दिया गया।
बॉडी डार्क हो जाता है, ये भी बता दिया गया जब मेलानिन आपका ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हीमोग्लोबिन या तो नहीं है या तो कम हो गया है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपको आरबीसी भी नहीं होगा या कम होगा, या आपका क्या होगा, ब्लड जो होता है कम हो जाता है। तो यह रोग क्या है, ब्लड से रिलेटेड है आपका थैलेसीमिया। ये आपका रोग ब्लड से रिलेटेड है और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अगर बात किया जाए डिफेक्टेड जीन, तो ये आपका डिफेक्टेड जीन आपका एक्स डॉट पर होता है। और इस डिजीज़ में हमारे बॉडी में ब्लड बनना जो होता है ना, ब्लड का फॉर्मेशन अगर पूछा जाए कि इस डिजीज़ में, वो आपका बंद हो जाता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन अगर बंद हो जाता है या कम हो जाता है, बंद हो जाता है या कम हो जाता है, या आरबीसी नहीं बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं थैलेसीमिया हो गया है। ठीक है, तो थैलेसीमिया आपका ब्लड से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाता है और जिस रोग के को ब्लड बाहर से लेना पड़ता है, इस रोगी को अगर पूछा जाए ब्लड कैसे होगा, तो ब्लड ये बाहर से एक्सटर्नली इंजेक्ट करवाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं थैलेसीमिया। और अच्छा, एल्बिनिज्म का एक कुछ और इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, वो आपको मिस हो गया बताना। तो एल्बिनिज्म में देखिए क्या होता है, एल्बिनिज्म वाले व्यक्ति में मेलानिन नहीं होता है, क्योंकि उसके बॉडी का हेयर का कलर वाइट हो जाता है, या जहाँ का भी हेयर का कलर है, स्किन का कलर वाइट हो जाता है, मेलानिन नहीं होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, तो मेलानिन उसमें बॉडी में नहीं होता है एल्बिनिज्म वाले में। तो इसका मेलानिन क्या करता है, बॉडी से नहीं होता है एल्बिनिज्म के वाले में। और अगर मेलानिन का पूछा जाए काम, तो ये जो अल्ट्रावायलेट रे जो आता है, उससे क्या करता है, ये स्किन को बचाता है। अगर आपका मेलानिन ज़्यादा है तो अल्ट्रावायलेट रे जो स्किन पे पड़ता है, उससे आपको वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, मेलानिन। तो ये आपको मिसिंग कर दिए थे हम बताना। और थैलेसीमिया बता दिया गया। अब है आपका नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम थोड़ा सा क्लीन कर ले इसको। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक नॉर्मल पर्सन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। ठीक है, अब ये डाउन सिंड्रोम में देखिए क्या होता है, इस बीमारी में शरीर में आपका 46 के जगह क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, गुणसूत्र। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21 पेयर है आपका, पर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। 21 पेयर, जैसे टोटल क्या बनता है, 23 होता है। तो इसमें 21st जो आपका पेयर है, इसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, मतलब XXY या XYX या XYYX। ठीक है, तो इसी को त्रिगुणसूत्र ट्राइजोम कहा जाता है। ठीक है, ट्राइजोम, त्रिगुणसूत्र। तो 21st पेयर पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्योंकि ये यहाँ पे 46 से 47 हो गया, तो ये जो एक बड़ा है वो 21st वाले पे जब आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। और इसको हम लोग ट्राइजोम कहते हैं, TRISOMY, ट्राइजोमी। तो ये है आपका डाउन सिंड्रोम। और इस बीमारी में हमेशा 21वां जो पेयर है आपका, इस बीमारी में हमेशा 21वां पेयर है वो डिफेक्टेड होता है, 21st पेयर। और इस बीमारी के लक्षण अगर देखा जाए कि क्या है इस बीमारी का सिम्टम्स, तो चेहरे का चपटा हो जाना, फेस आपका चपटा हो जाएगा। अगर दूसरा बात किया जाए तो शरीर की लंबाई कम हो जाना, अगर आपका लेंथ कम है शरीर की लंबाई। और इसमें जीभ बहुत मोटा हो जाता है, अगर आपका जीभ, अगर यह टंग वो आपका बहुत मोटा हो गया, थिक हो गया, फैट हो गया, मोटा हो गया, थिक हो गया, तो आपको ये पता चलेगा कि डाउन सिंड्रोम है। और इसमें आपका जो फोर्थ है, इसमें आपका मंद बुद्धि आता है, मतलब ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता है, मतलब नहीं होता है। तो इस तरह के डिजीज़ में हम लोग डाउन सिंड्रोम डिजीज़ में काउंट करते हैं। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि मंगोलिया से ये सब सिर्फ डिजीज़ को देखा गया है कि वहाँ ऐसे लोग का होता है। तो डाउन सिंड्रोम को हम लोग मंगोलिया डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, मंगोलिया डिजीज़। तो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउन सिंड्रोम भी हो गया। और हम लोग बात करें, एक है आपका सेल एनीमिया, स्किल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि ये आपका आरबीसी से रिलेटेड
एनीमिया जहाँ पे आया तो वो ब्लड तो आ ही जाएगा। तो आरबीसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, डिजीज़ है। और ये इसमें क्या होता है कि आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। आरबीसी का शेप अगर ब्लड चैप्टर आप देखे हैं सेशन में, प्लेलिस्ट में है, वो आपको मिल जाएगा आई बटन में। तो उसमें क्या है आपको कि आरबीसी का शेप आपको बाइकॉनकेव बताया गया था। बट इसमें क्या होता है, जब ये इस तरह का डिजीज़ होता है सिकल सेल एनीमिया, तो इसमें आरबीसी का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपका एमिनो एसिड जो होता है आपका बॉडी में, वो आपका कम हो जाता है। जब आपका एमिनो एसिड कम हो जाता है तो उसके वजह से आरबीसी का शेप चेंज होगा, या तो नंबर ऑफ आरबीसी भी आपका चेंज हो सकता है। तो ये सब सारा आपको इसमें पता चलेगा। जैसे बाइकॉनकेव होता है शेप आरबीसी का, बट जैसे ही ये प्रॉब्लम होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेफ ऐसे हो जाएगा आरबीसी का। पहले था ऐसा, अब हो जाएगा ऐसा जब डिजीज़ हो जाएगा। तो ये आपको, ये है आपका नॉर्मल सेफ, और ये है आपका क्या कहते हैं, डिफेक्टेड सेफ। ठीक है, इसको हम लोग हंसिया टाइप भी सेव करते हैं, जो आपका हंसिया जो होता है जिससे आप घास काटते हैं। तो ये आपका इस डिजीज़ में प्रॉब्लम होता है, आरबीसी से रिलेटेड है। और नेक्स्ट आपका डिजीज़ है अस्थमा। तो अस्थमा में क्या होता है, ये भी आपका क्या है, जेनेटिक डिजीज़ है अस्थमा। तो ये आपका क्या है, जेनेटिक डिजीज़ है अस्थमा। और इसमें क्या होता है, आपको रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको अस्थमा आपको पिछले वाले उसमें भी बताया गया था। ठीक है, पिछले वाले जस्ट कुछ सेकंड पहले। तो ये आपको वहाँ से क्लियर कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज़। अब यहाँ पे देखिए सेक्स लिंक्ड डिजीज़ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डिजीज़ होगा आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होगा। इसका मतलब हिंदी में इसको अगर बात किया जाए तो लिंग संलग्न रोग इसको हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें देखिए जो डिजीज़ है आपका, ये 3 टाइप का डिजीज़ है, वो सब सारा हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ नॉर्मल चीज़ है जो कि बताते हैं कि क्यों होता है ऐसा। कि जैसे अभी जस्ट देखिए आपको ट्राइजोम वाला बताए, कौन सा डिजीज़ था आपका, जो 21th पेयर वाला था, डाउन सिंड्रोम वाले में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में जो होता था। अब इसमें देखिए क्या होता है, सेक्सुअल डिजीज़ में नॉर्मली जो है क्रोमोजोम का नंबर कितना होता है, 46। तो क्रोमोजोम का नंबर 46 होता है। कभी कभी क्या होता है कि 47 भी हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल लिंक डिजीज़ कर रहे हैं हम। कभी कभी 45 भी हो जाएगा। तो 47 हो या 45 हो, या तो एक ज़्यादा हो या तो एक कम हो। तो इस तरह से जब हो जाता है जिन का कुछ क्रोमोजोम से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड डिजीज़। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, जब 45 हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोजोम। ठीक है, जब 45 हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे मोनोजोम। और अब अगर आपका जब 47 हो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे ट्राइजोम। ट्राइजोम जो कि 21st पेयर इफेक्टेड होता है, और इसमें भी आपका पेयर इफेक्टेड होता है। और ये आपका मोनोजोम है जब आपका 45 हो जाता है, क्योंकि इसमें जो 21st पेयर है वो एक ही कोई बचेगा, या तो एक्स बचे या एक्स डॉट बचे या वाई बचे या वाई डॉट बचे, कोई एक ही बचेगा। और ट्राइजोम में क्या होता है कि आपका 3-3 हो जाता है। ठीक है, या एक्स वाई एक्स या वाई वाई एक्स, तो इस टाइप का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्राइजोम। क्योंकि जब एक बढ़ जाता है तो कहीं एडजस्ट होगा, और यहाँ पे एक घट गया तो कहीं ये एडजस्ट होगा। तो ये आपका सिस्टम है। तो इस तरह के डिजीज़ में, जीन्स में जो अगर प्रॉब्लम होता है, क्रोमोजोम में अगर प्रॉब्लम हो गया, तो इस तरह के डिजीज़ को हम लोग सेक्स लिंक डिजीज़ कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि हम लोग जानते हैं सेक्स क्रोमोजोम 23rd पेयर होता है, 23वां पेयर होता है। 22 पेयर तो नॉर्मल होता है। तो जो सेक्स लिंक्ड पेयर जो होता है वो 23rd होता है ना। तो हम लोग तो ये जानते हैं 23rd होता है, अभी जस्ट हम पिछले वाले स्लाइड में देखे। तो उस पर क्या होता है, ट्राइजोम या मोनोजोम हो जाता है। ट्राइजोम या मोनोजोम क्यों, इसमें जो सेक्स लिंक में 23 वाला इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और डाउन सिंड्रोम में 21 वाला। तो 23rd वाले में क्या होता है कि ट्राइजोम हो गया या तो मोनोजोम हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सेक्स लिंक डिजीज कहते हैं, बता दिया गया। इसमें देखिए क्या है कि माता या पिता के लैंगिक कोशिकाओं के अनियमित विभाजन से, मतलब इरेगुलर विभाजन से 23वें पेयर पर गुणसूत्र का जो संख्या होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है 23rd पेयर पे, वो क्या हो जाता है, या तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, या तो कम हो जाता है, जिसके वजह से ये डिजीज़ क्रिएट होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करने का कोशिश करें, तो मान लीजिए 46 है आपका ये मेल वाला, ठीक है, और ये आपका 46 है आपका फीमेल वाला। अब इसमें देखिए डिवाइड कीजिए, तो ये भी आपका 23 हो जाएगा, और ये भी आपका 23 हो जाएगा, और इसमें भी आपका 23 हो जाएगा, और इसमें भी आपका
23 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्मल चल रहा है, और इसको अगर मैच करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 46, जो कि आपका चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, और इसके और इसके मिक्स होने से ये हो जाएगा 46, तो ये भी आपका चाइल्ड हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल है, बट इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए इस डिजीज़ के बारे में, तो इसमें 46 तो इधर है ही और 46 तो इधर है ही, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो डिवीज़न हुआ, तो एक हो गया 22 का और एक हो गया आपका 24 का। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये नॉर्मल लेडीज़ का जो फीमेल था उसका अच्छे से डिवीज़न हुआ या मेल का अच्छे से डिवीज़न हुआ। तो इसमें देखिए क्या है कि ये 22 और ये 23 मिलके क्या हुआ 45 हो गया। तो ये देखिए क्या है, मोनोसोम हो गया। ठीक है, और ये 24 और ये 23 देखिए क्या है, इस दोनों को मिलेंगे तो 47 हो जाएगा। तो ये आपका ट्राइजोम हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है 23वें पेयर पे होगा। ये जो प्रॉब्लम हुआ 45 और 47 एक बढ़ गया या एक घट गया, तो ये जो प्रॉब्लम है आपका 45 और 47 वाला, ये 23rd पेयर पे होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक डिजीज़। अब इसमें 3 टाइप का डिजीज़ आता है, जो कि अभी हम आपको सारे तीनों के बारे में बताते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लिनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज़। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम डिजीज़ ये क्या होता है, क्रोमोसोम का संख्या जब 47 हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो जाता है, तो ये ट्राइजोम डिजीज़ हो जाता है। 47 होगा तो 3 एडजस्ट होगा। अब कहाँ होगा वो 23rd पेयर पे होगा। और इसका लक्षण क्या होता है कि जब 23वां पेयर क्या हो जाएगा कि फीमेल में अगर बात किया जाए, एक तरफ फीमेल ले लेते हैं एक तरफ मेल ले लेते हैं, तो आपका 21 22 तक तो बढ़िया से चलेगा। तो थर्ड वाले में क्या हो जाता है, फीमेल में तीनों एक्स हो जाएगा और मेल में क्या होगा 2x और 2y हो जाएगा। तो ये ट्राइजोम का सिस्टम होगा। या नहीं तो क्या होगा सेकंड केस, या तो XXY हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा XYY हो जाएगा। तो ये जो केस है आपका, जो आपके सामने नज़र आया, 2 केस बन के आया। तो इसमें देखिए ट्राइजोम हो गया, यानी कि क्लिनफिशर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होगा और जिसमें 23rd पेयर पे सारा खेल होगा, मतलब खेल नहीं सॉरी डिस्कशन होगा, जिसमें 21st 22nd तक तो नॉर्मल चलेगा। और इसमें देखिए सबसे फर्स्ट वाले में अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें देखिए इन्हें सुपर फीमेल कहा जाएगा, XXX को कहा जाएगा सुपर फीमेल। और इसमें हाइट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जो फीमेल होगी उसकी हाइट जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो लेडीज़ होगी, जो बच्चा होगा या जो फीमेल लड़की होगी, ये हो जाएगी, ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, ये जान लीजिए। तो सुपर फीमेल जब होगा, जब ट्राइजोम XXX हो जाएगा, तो ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। और अगर अनदर केस में देखा जाए XXY वाले में, ऐसे लोग जिनमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों मतलब X भी है Y भी है, ठीक है। तो इस टाइप के में क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ में ट्रांसजेंडर हो जाता है। ट्रांसजेंडर मतलब जो हिजड़ा वगैरह किन्नर वगैरह जो होता है वो हो जाता है ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर आपका क्या है, यह आपका जो डिजीज़ बताए उसमें XXY वाला उसमें होता है ट्रांसजेंडर। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर किस बीमारी से ग्रसित होने के बाद होता है, तो आपको बताना है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम डिजीज़, जिसमें आपका 23rd पेयर पे ट्राइजोम बन जाता है, जिसमें 2x और एक y हो जाता है। तो आपको इसमें ट्रांसजेंडर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी ट्रांसजेंडर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक और अलग कैटेगरी, इसमें एक x है 2y है। अब इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में जनरली क्या होता है, इस कंडीशन को जनरली नहीं देखा जाता है, मतलब नहीं ऐसा मिलता है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है तो इसमें आपको मतलब ऐसा केस नहीं देखा गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, इसमें जब ऐसा केस देखा ही नहीं गया तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसका बता दिया गया ट्रांसजेंडर होगा। इसमें बेबी माँ नहीं बन पाएगी फीमेल, बट इसमें हाइट क्या होगा फीमेल का काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये जो आपका डिजीज़ था वो आपको बता दिया गया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको ये चीज़ जानना चाहिए और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्ड सब जो है अगर आपको अपने लाइफ में बात करें तो ये सब वर्ड आपको काम देगा। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम डिजीज़, ठीक है। और ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम डिजीज़ क्या होता है, अनुवांशिक होता है क्या, नहीं। तो ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल डिजीज़ में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका क्लिनफिल्टर सिंड्रोम डिजीज़ क्या होता है, ये जेनेटिक नहीं होता है। आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ये जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, क्योंकि इससे ग्रसित लोग जो होते हैं, जो इससे प्रभावित होते हैं, जो जिसको ये डिजीज़ हुआ रहता है, वो
क्या कहते हैं, माँ नहीं बन पाएगा। जब माँ नहीं बन पाएगी तो वो जेनेटिक ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका जेनेटिक नहीं है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। तो ये चीज़ आपको बता दिया गया। अब नेक्स्ट डिजीज क्या है आपका, टर्नर्स सिंड्रोम डिजीज़। टर्नर सिंड्रोम डिजीज़। अब इसमें देखिए क्या होता है, सेकंड वाले में टर्नर सिंड्रोम डिजीज़ में इस बीमारी से ग्रसित लोग में 45 गुणसूत्र होते हैं, 45। इसका मतलब क्या है कि मोनोजोम बनेगा। तो मोनोजोम बनेगा तो इसका मतलब क्या है, 23rd वाले पेयर पे होगा डिस्कशन। तो जब मोनोजोम बनेगा तो मान लीजिए इधर है फीमेल और इधर है आपका मेल। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है कि 23rd वाले पे एक केस क्या हो सकता है, या तो एक्स और वाई बने, ठीक है, और इस साइड क्या बने, एक्स एक्स बने। अच्छा, उल्टा कर दिए, ये आपको कर लीजिए मेल और ये आपका कर लीजिए फीमेल। ठीक है, ये है आपका मेल, तो ये है आपका एक्स एक्स और ये है आपका एक्स वाई। और यहाँ पे देखिए एक केस क्या हो सकता है, इसमें आप लगा लीजिए डॉट, और एक केस क्या हो सकता है, एक्स वाई डॉट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसमें डॉट लगा लीजिए, एक ये ऐसा हो सकता है और ये आपका एक हो सकता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये दो केस है। तो इसमें देखिए अगर ऐसा कंडीशन है मेल का, तो इस कंडीशन में क्या होता है, और ये कंडीशन क्या होता है, मेल का जनरली नहीं देखा जाता है, तो इसका कोई डिस्कशन करना नहीं है। बट यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें वाई इन्फेक्टेड है, इसमें एक्स इन्फेक्टेड है। तो इस टाइप के केस में क्या होगा, ये लगभग आपका जो है ना, अगर पूछा जाए इसका, इस ये एक तरह से आपका सेम हो गया। अब ये कैसे सेम हो गया वो बताते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अविकसित मतलब अनडेवलप्ड मेल एंड फीमेल का होता है। मतलब ये अनडेवलप्ड, अगर इससे इस क्रोमोसोम से अगर बेबी होता है वो अनडेवलप्ड होगा, या तो जो भी लड़का या लड़की होगा वो अनडेवलप्ड होगा। ठीक है, इस दोनों से। ठीक है, और ये क्या होता है, जो भी होगा, लड़की होगी तो वो माँ नहीं बन पाएगी। ठीक है, और ये मेनली क्या होता है, ये ज़्यादातर देखा गया इस टाइप के क्रोमोसोम को ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये फीमेल के बारे में बता दिया गया। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्स और एक्स है, ये यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या है, जो इन्फेक्टेड है जिसमें मेल और फीमेल दोनों में होता है, और इसमें माँ नहीं बन पाएगी। और ये आपका जब माँ नहीं बन पाएगी, जेनेटिक नहीं है, और मेनली क्या होता है, ये फीमेल में होता है। और ये जो आपका केस बना नया एक्स एक्स, ये आपका क्या है, नॉर्मल केस है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम डिजीज़ क्या होता है, ये भी आपका जेनेटिक नहीं होता है। टर्नर सिंड्रोम डिजीज़ क्या होता है, आपका जेनेटिक नहीं होता है, ये आपको बता दिया गया। अब एक और डिजीज़ है आपका फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम डिजीज़। फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम डिजीज़। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, तो सारा एक ही स्लाइड में हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या है, इस बीमारी में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है 46 होता है। पहले में क्या था 47, सेकंड में क्या हुआ 45, अब इसमें देखिए 46 है, जो कि ठीक है। और ये क्या होता है, फॉलिक एसिड या विटामिन B9 या विटामिन M की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होता है, या तो आपका फॉलिक एसिड में कमी हो गया या विटामिन B9 की कमी से हो गया। ठीक है, तो ये सब आपका फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम डिजीज़ जो होता है आपके इस विटामिन की कमी से होता है। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम के 23rd जोड़े पर क्या होता है, पेयर पे, और सामान्य मतलब एबनॉर्मल क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम डिजीज़ हो जाता है। मतलब 23rd पेयर पे जो होता है ना, जो नॉर्मली डिवीज़न होना चाहिए बेबी बॉर्न करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, तो वो वहाँ पे क्या होता है, एबनॉर्मल डिवीज़न होने की वजह से ये डिजीज़ होता है फ्रैगिल एक्स सिंड्रोम डिजीज़। ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम नॉर्मली तो होता ही है, बट 23rd जो पेयर है उसमें एबनॉर्मल डिवीज़न हो जाता है। और उससे पहले जो हम लोग पढ़े दो डिजीज़, उसमें 47 और 45 तो था ही, बट ये वाले में क्या है कि 46 तो नॉर्मल है, बट 23rd पेयर जो क्रोमोसोम है उस पर एबनॉर्मल डिवीज़न हो जाता है। और ये जो है आपका देखा गया है मेनली मेल में होता है ऐसा। ठीक है, मेल के केस में होता है ऐसा। और इसमें जो भी लक्षण देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए बेबी बॉर्न हो गई तो वो आपके ब्रेन जो है वो कम डेवलप होगा, मतलब मंद बुद्धि होगा। ठीक है, मंद बुद्धि मतलब आपको ज़्यादा उसमें मतलब ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं किया रहेगा। ठीक है, और इसमें सेक्सुअल पावर का जो क्षमता होगा, जो बेबी होगा, तो उसमें सेक्सुअल पावर का जो कैपेसिटी है वो लो हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाता है। तो इस तरह के सिस्टम में क्या होगा कि जब लो हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा
कि जेनेटिक डिजीज़ में आएगा। अगर पूछा जाए कि जेनेटिक डिजीज़ में क्या आता है, ये फ्रेगनेल एक्स सिंड्रोम, तो बोला जाएगा हाँ ये जेनेटिक डिजीज़ में आता है। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी बीमारी जेनेटिक डिजीज़ और सेक्सुअल डिजीज़ दोनों में आ सकता है। तो ये आपका जेनेटिक डिजीज़ में भी है, आपका ये थर्ड वाला कौन सा, फ्रेगनेल एक्स सिंड्रोम। फ्रेगनेल एक्स सिंड्रोम ये आपका जेनेटिक भी है और ये आपका सेक्सुअल भी है, तो दोनों आपका इसमें आ जाता है। तो ये आपका सेक्सुअल लिंक डिजीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ से इसको क्लीन करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका एक ऑर्फन डिजीज़। ऑर्फन डिजीज़ क्या होता है ये आपको बता देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अनाथ रोग। अनाथ रोग, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्फन डिजीज़, ठीक है। तो ऑर्फन डिजीज़, PHAN, ऑर्फन डिजीज़, जिसमें देखिए क्या होता है, ऑर्फन डिजीज़ को हम पहले बता देते हैं, फिर आपका जो डिजीज़ है यहाँ पे उसका डिस्कस करेंगे। ऑर्फन डिजीज़ क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयर डिजीज़ भी कहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, रेयर डिजीज़ के तौर पे जाना जाता है। और इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी के लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इस बीमारी को ज़्यादा नहीं देखा गया है कि यह बीमारी दुनिया में बहुत कम लोगों को होता है। और USA में, जो USA के अनुसार अगर देखा जाए, थोड़ा सा वो फैक्ट है स्टैटिक, USA के अनुसार बताया गया है कि ये जो बीमारी है 1 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों में से एक को होता है, ठीक है। 1 लाख लोगों में से एक को होता है और ये बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए इसका दावा भी नहीं किया जा सकता है कि ये ऐसा डिजीज़ है। इसलिए इसे ऑर्फन डिजीज़, मतलब अनाथ रोग इसलिए कहा जाता है, ठीक है, ऑर्फन डिजीज़। तो आपको ये डिजीज़ क्लियर है कि ऑर्फन डिजीज़ क्यों होता है, अनाथ रोग। और यहाँ पे इसमें देखिए 2 टाइप का रोग होता है, प्रोगेरिया डिजीज़ और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन। तो ये आपका 2 टाइप का होता है, इसको हम दोनों को बता देते हैं, फिर आपका डिजीज़ चैप्टर फिनिश। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजीज़ का सारा क्वेश्चन आप क्लियर कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, प्रोगेरिया डिजीज़ में क्या है कि इसमें एक्चुअल एज के अनुसार हमारा जो भी होता है 5 से 6 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए हम 10 ईयर के हैं तो 5 गुना मतलब 50 ईयर हम ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए, मतलब ज़्यादा हम एज के लगने लगे या ज़्यादा ग्रोथ हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोगेरिया डिजीज़, ठीक है। तो इस बीमारी से ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तो हमारे शरीर का इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं प्रोगेरिया डिजीज़। और इसमें देखिए क्या है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिफिशियंसी डिसफंक्शन। इसमें देखिए क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपको पढ़ाए होंगे सेल में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और आपका सेंटर में भी थोड़ा बहुत होता है। तो सेल चैप्टर में आप लोग इसको देख सकते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है हमारे कोशिका में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। जब ये एंजाइम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिससे सारी कोशिका जो होता है, जितने भी सेल होते हैं हमारे बॉडी में, वो क्या होता है, एक दूसरे में ब्रेक होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, ब्रेक होने लगता है। तो जब ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन। तो इस मतलब इसमें कहा जाए कि सेल क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, सेल ब्रेक हो जाता है। जब सेल ब्रेक हो गया तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसफंक्शन हो गया, और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तभी वो ब्रेक होता है। तो ये आपको दोनों चीज़ समझना था। तो ये आपको ऑर्फन डिजीज़ के बारे में दोनों बता दिया गया, और यहाँ पे आपका डिजीज़ चैप्टर होता है ख़त्म। और आपको जहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसको रिपीट करके देख सकते हैं। और आपको ये सेशन यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, और चैनल के साथ बने रहे। आपको टू द पॉइंट इस तरह से फैक्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे। और चैनल के साथ बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। और धीरे धीरे हम लोग कंटेंट में इम्प्रूव कर रहे हैं, और भी कंटेंट आएंगे, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें।